चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444। ये क्या पूछ रहा है? अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एक व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और उसने लो फाउलर पोजीशन ले रखी है, बहुत ज़्यादा वो लो फाउलर पोजीशन में रह रहा है वो व्यक्ति जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो उस जगह पर एक्स मार्क कीजिए जिस जगह पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर अल्सर बन सकता है। तो अगर ये व्यक्ति अगर ये लो फाउलर पोजीशन लेता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अल्सर बनने का खतरा यहाँ पर होता है बच्चे, सैक्रम में, क्योंकि सैक्रम में सबसे ज़्यादा वेट उठाता है बॉडी का। तो अगर व्यक्ति लो फाउलर पोजीशन में ज़्यादा रहेगा तो उसके सैक्रम में प्रेशर अल्सर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। चलिए, सबसे ज़्यादा खतरा सैक्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445। क्या पूछ रहा है? अ नर्स इज असेसिंग अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद प्रेशर अल्सर इंडिकेटेड इन द पिक्चर ऑन फॉलोइंग पेज। एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसको प्रेशर अल्सर है। व्हाट स्टेज प्रेशर अल्सर शुड द नर्स डॉक्यूमेंट? तो बताइए कि ये कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है। मेरी बात सुनिए बच्चे, स्टेज 1 में स्किन ब्रेक डाउन नहीं होती है, सिर्फ कलर चेंज होता है। जैसे पिंक रेड कलर की स्किन हो जाएगी तो समझ जाएंगे, या पर्पल कलर की स्किन हो जाएगी तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर प्रेशर अल्सर होने वाला है। इसकी स्टेज 2 ये वाला है। स्टेज 2 कौन सा है? ये वाला, जहाँ पर आपको हल्का सा स्किन, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज में स्किन इंटैक्ट होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्किन इंटैक्ट है, कौन सी स्टेज है? फर्स्ट। स्किन जहाँ से टूटनी स्टार्ट होगी वो है सेकंड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा अल्सरेशन होता है स्किन में, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में हल्का सा अल्सरेशन होना स्टार्ट होता है स्टेज सेकंड में। उसके बाद स्टेज 3 में जब आप आते हो तो स्टेज 3 में क्या होता है? फुल थिकनेस अल्सरेशन हो जाती है। फुल थिकनेस अल्सरेशन, पूरी अल्सरेशन हो जाएगी एपिडर्मिस की भी, डर्मिस की भी और सबक्यूटेनियस टिश्यू की भी। ठीक है, तो फुल थिकनेस किस में होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, तीनों लेयर किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? 3rd स्टेज में। और 4th स्टेज में तो इतना डीप चले जाता है प्रेशर अल्सर कि मसल और बोन तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। मसल और बोन तक व्यक्ति के दिखने लग जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 में स्किन इंटैक्ट होती है, खाली कलर चेंज होता है। स्टेज सेकंड में स्किन में सिर्फ अल्सरेशन होती है एपिडर्मिस के लेवल पे। ठीक है, स्टेज 3 में फुल थिकनेस अल्सरेशन होती है, एपिडर्मिस भी, डर्मिस भी, सबक्यूटेनियस भी। और स्टेज 4 में मसल एंड बोन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आइए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। स्टेज 1 में सिर्फ रेडनेस हुई है लेकिन कोई भी स्किन में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। स्टेज 2 में स्किन ब्रेकडाउन हुआ है एपिडर्मिस, डर्मिस के लेवल में, सिर्फ ऊपर वाले लेवल में। स्टेज 3 में स्किन ब्रेकडाउन अब सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच चुका है, नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू तक हो चुका है ब्रेकडाउन। और स्टेज 4 में तो इतना ब्रेकडाउन हो चुका है, पूरी की पूरी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, इवन बोन तक इन्वॉल्व हो गया है, उसे कहते हैं स्टेज 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आएगा बच्चे, बेड सोर के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? बार्डन स्केल यूज करते हैं हम, और नॉर्टन स्केल। ये दोनों ही स्केल हम बेड सोर के लिए यूज़ करते हैं, बार्डन स्केल एंड नॉर्टन स्केल। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि बार्डन स्केल का स्कोर कितना होता है। ये क्वेश्चन आता है कि बार्डन स्केल का स्कोर कितना होता है। और ये भी बता दीजिएगा MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और GCS का स्कोर आता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है। और एक और था, हमने जो गायनी में पढ़ा था, जिसे हम सर्वाइकल रेडीनेस के लिए देखते थे, कौन सा स्केल बोलते थे उसे? बिशप स्कोर। तो बिशप स्कोर कितना होता है ये बताना। GCS में कितना होता है? GCS में कॉमा से कितने से कम में कॉमा होता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर क्या होता है? और बार्डन स्केल का स्कोर क्या होता है? ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 446। अ क्लाइंट विद स्टेज 4 अल्सर रिसीव 0.22 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट। एक तो बच्चे ये याद रखना, हमेशा बेड सोर में कौन सी दवाई देते हैं? जिंक सल्फेट। याद रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में आता है। जिंक सल्फेट दिया जाता है बेड सोर में। और जिंक और कहाँ पे दिया जाता है? जिस व्यक्ति को डायरिया लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस व्यक्ति को भी जिंक दिया जाता है।
और ये माना जाता है कि जिंक डायरिया के एपिसोड को और सीवियरिटी को कम करता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि डायरिया में और क्या दिया जाता है ओआरएस के साथ, जिंक। क्वेश्चन में आते हैं, ये कह रहा है प्रेशर अल्सर वाले व्यक्ति को जिंक सल्फेट दिया जा रहा है, 0.22 ग्राम की एक टैबलेट है। ईच टैबलेट कंटेन 110 mg, है ना, हमें देना है 0.22 ग्राम और एक टैबलेट में 110 mg है, तो हाउ मेनी टैबलेट हम उस व्यक्ति को देंगे। बहुत ईजी है बच्चे, ये ग्राम में ही, ये mg में, तो पहले ग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए, पहले ग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए। तो 0.22 को अगर हम mg में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 mg। अब ये भी mg में बन चुका है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिज़ायर, यानी हमें देना कितना है और हैव हमारे पास है कितना। देना कितना है 220 mg और है कितना 110 mg। इसे आप काट लो, उत्तर आ जाएगा 2 टैबलेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना, पूछा जाता है। A nurse is caring for a client for removal of basal cell carcinoma। एक व्यक्ति के बेसल सेल कार्सिनोमा को रिमूव किया जा रहा है। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज, अबाउट विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर शुड द नर्स क्वेश्चन द क्लाइंट व्हेन कलेक्टिंग अ हेल्थ हिस्ट्री। नर्स ये जानती है कि जब मरीज से पूछा जाएगा उसके हिस्ट्री के बारे में, जब उससे लेगी तो वो क्या बताएगा कि बेसल सेल कार्सिनोमा, आपको क्या पता लगेगा उसकी हिस्ट्री सुन के कि इनमें से किन कारणवश उसको बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे, कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि जो स्किन कैंसर होता है ना, उसका सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है, उस उत्तर जाता है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है। ये क्वेश्चन टारगेट हाई में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और जब स्किन कैंसर होने का जो मेन कारण होता है ना, या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा होने का जो मेन कारण होता है, वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज। सूरज की यूवी रेजों से जो व्यक्ति यूवी रेडिएशन में ज़्यादा रहता है, उस व्यक्ति को स्किन कैंसर ज़्यादा होता है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा या स्किन कैंसर का सबसे बड़ा खतरा किसको होता है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक्सपोजर होता है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448, फॉर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असेस अ क्लाइंट विद मेटास्टैटिक मेलानोमा। एक व्यक्ति को मेटास्टैटिक कैंसर है जो फैलता है बॉडी में, उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देगा। मेरी बात सुनना, जो भी कैंसर एक व्यक्ति से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है, ऐसे कैंसर को हम कहते हैं मेटास्टैटिक कैंसर। ठीक है, जो ओरिजिनल साइड से दूसरी बॉडी पार्ट्स में मूव करते हैं। अब ये जो बच्चे कैंसर जो मूव करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मूव करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू मूव करते हैं ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं मेटास्टैटिक कैंसर, उसमें आप ये देखोगे कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो चुकी है, लिम्फ एडिनोपैथी। इसलिए माना जाता है कि जो मेटास्टैटिक कैंसर हैं उनका एक कॉमन लक्षण होता है कि उनमें जो लिम्फ नोड है वो आपको क्या दिखेगी, स्वेल दिखेगी। ठीक है, उनमें एडिमा दिखेगा, लिम्फ एडिनोपैथी। तो लिम्फ एडिनोपैथी एक सबसे कॉमन लक्षण होता है उन व्यक्तियों में जिनमें मेटास्टैटिक कैंसर है, क्योंकि मेटास्टैटिक कैंसर फैलता ही किस रूट से है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फैलता है। ठीक है, चलिए, और ये डायग्राम है बच्चे बेसल सेल कार्सिनोमा का, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है स्किन कैंसर, ये डायग्राम है उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 448 में बच्चे एक ये टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं, निकोल्स्की साइन। ये पूछा जाता है निकोल्स्की साइन क्या होता है। तो मैंने आपको पेम्फिगस वल्गैरिस का पिछली वीडियो में डायग्राम दिखाया था ना। पेम्फिगस वल्गैरिस में बच्चे जो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं ना, जब वो रप्चर होते हैं, जब वो टूटते हैं ना, तो उस समय पर वो एक परमानेंट स्कार बना देते हैं बॉडी में। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। उसी को हम क्या कहते हैं, निकोल्स्की साइन। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। ये देखिए कैसे स्किन ब्रेक डाउन हो रही है जब ये फ्रिक्शन कर रही है। तो
ऐसे ही स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है पेम्फिगस वल्गैरिस में, जिसे कहा जाता है निकोल्स्की साइन। याद रखना, निकोल्स्की साइन पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे डायग्राम निकोल्स्की साइन के। चलिए, तो आंसर आएगा निकोल्स्की साइन किस में देखा जाता है? पेम्फिगस वल्गैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 449, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद मैलिग्नेंट मेलानोमा दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अ रूटीन आई एग्जामिनेशन। एक व्यक्ति को आंख का मैलिग्नेंट कैंसर निकला है। फॉर विच प्रिफर्ड ट्रीटमेंट डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू बी शेड्यूल्ड। अगर उसकी आंख में हमें ये मिला है कि उसको मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी आंख में, तो कौन सा ट्रीटमेंट उस व्यक्ति के लिए शेड्यूल किया जाएगा? याद रखना, जब भी आंखों में मैलिग्नेंट ट्यूमर निकलता है हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन यानी पूरी की पूरी आई को हमें रिमूव करना होता है, रिमूवल ऑफ आई। रिमूवल ऑफ आई को निकाल देना कहलाता है ई न्यूक्लिएशन, और यही हमारे पास एक इलाज बढ़ता है अगर मैलिग्नेंट मेलानोमा है आई का तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड टू हैव पिग स्किन ग्राफ्ट। पिग स्किन ग्राफ्ट लगाया जा रहा है, पिग का स्किन लगाया जा रहा है उस व्यक्ति को, अप्लाइड टू अ बर्न्ड एरिया। विच टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज गोइंग टू बी अप्लाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन चारों पाँचों को समझ लीजिए एक बारी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को उसके जुड़वा भाई की स्किन लग रही है, मान लो उसके जुड़वा भाई का कुछ उसको लग रहा है और दोनों जुड़वा है, तो इसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। क्या कहते हैं बच्चे? आइसोग्राफ्ट। इंग्लिश में वो आपसे क्या पूछेगा? आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल यानी कि जो ट्विन्स है उनमें अगर आदान प्रदान हो रहा है ग्राफ्ट वगैरह का, है ना, ये जो अपने भाई का यूज़ कर रहा है ग्राफ्ट वगैरह, तो उसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट, आइडेंटिकल ट्विन। ठीक है, मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, वो सेम इसी स्पीसीज में किसी दूसरे व्यक्ति का, पड़ोस के अंकल का यूज़ कर रहा है ग्राफ्ट, तो उसे कहेंगे होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट यानी स्पीसीज तो सेम है, ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, स्पीसीज तो सेम है लेकिन आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, इसे कहते हैं होमोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट। ध्यान से समझिए बच्चे, अगर वो अपने जुड़वे भाई का ले रहा था आइसोग्राफ्ट, अगर वो पड़ोस वाले अंकल जी का ले रहा है तो होमोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट। अगर वो यहाँ पर से किसी चूहे का ले ले, मान लीजिए किसी जानवर का ग्राफ्ट ले लें, अगर वो जानवर का ग्राफ्ट ले रहा है तो उसे कहते हैं जेनोग्राफ्ट। जानवर और जेनो यानी कि किसी दूसरे स्पीसीज का लेना कहलाता है जेनोग्राफ्ट या फिर कहलाता है हेट्रोग्राफ्ट। अपने ही स्पीसीज का लेना क्या कहलाया था? होमोग्राफ्ट। दूसरे स्पीसीज का लेना हेट्रोग्राफ्ट या फिर जेनोग्राफ्ट। आज के बाद नहीं भूलिएगा, आइसोग्राफ्ट अपने आइडेंटिकल ट्विन का लेना, अपने जुड़वे भाई का लेना, एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट सेम स्पीसीज का लेना जो आइडेंटिकल ट्विन ना हो, जैसे पड़ोस वाले अंकल जी इंसान तो हैं पर जुड़वा नहीं है। ठीक है, और किसी दूसरे स्पीसीज से लेना, किसी जानवर से लेना जेनोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये पिग से ले रहा है स्किन, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? जाहिर सी बात है हेट्रोग्राफ्ट, या फिर इसी को कह सकते हैं जेनोग्राफ्ट। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, और बच्चे याद रखना, स्किन से अगर उसे कुछ पूछना है तो वो रूल ऑफ 9 ही आपसे पूछेगा, जो बर्न में यूज़ किया जाता है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद 2nd डिग्री बर्न। एक व्यक्ति को 2nd डिग्री बर्न है। द श्रेडेड एरिया इज एन इलस्ट्रेशन इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर द क्लाइंट सस्टेन बर्न। जहाँ पर श्रेडिंग की गई है इस डायग्राम में, वहाँ पर ये बताया गया है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर बर्न हुआ है। कैलकुलेट करिए कितना % ऑफ बॉडी जो हुई है वो बर्न हुई है यूजिंग रूल ऑफ 9। तो सबसे पहले बच्चे आपको रूल ऑफ 9 टिप्स पे याद होना चाहिए। आइए डायग्राम में देखते हैं। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंगली बच्चे हम क्या करते हैं, अगर उस व्यक्ति का पूरा हेड और नेक जला हुआ है तो हम उसको देंगे 9%। ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा हेड एंड नेक अगर इन्वॉल्व है बर्न में तो हम उसको 9% देंगे। अगर उसके अपर लिम्स
एक हाथ होता है 9%, दूसरा हाथ होगा 9%। ईच, दोनों को 9 मत कर देना बच्चे, एक हाथ 9%, दूसरा हाथ भी 9%। और जो ट्रंक वाला एरिया है, जो यहाँ पर धड़ वाला एरिया है, ये देखिए ये ऑरेंज वाला, इसमें ऊपर वाला होता है 18 और नीचे वाला होता है 18, इसलिए ये दोनों मिलके 36 बनाते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप 18 18। दूसरे डायग्राम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एंटीरियर ट्रंक, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एंटीरियर ट्रंक में कितना लिखा हुआ है 18, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चे वो होता है 18%। ठीक है, हाथ में मैंने क्या बताया 9%। 9% कैसे, आगे का जो हिस्सा है वो 4.5%, पीछे का जो हिस्सा है वो 4.5%, तो एक हाथ कितना परसेंट हो गया 9%। इस हाथ में भी देखिए आगे का हिस्सा 4.5, पीछे का हिस्सा 4.5। हेड एंड नेक तक मैंने कितना बता दिया है 9%। ठीक है, उसके बाद पेरिनियम, पेरिनियम 1% होता है, याद रखना। और उसके बाद आ जाते हैं लेग्स में। अब हाथ तो क्योंकि छोटे हैं इसलिए उनमें 4.5 4.5, लेकिन लेग्स में क्या होता है 9 आगे 9 पीछे, यानी कि एक लेग होता है 18%। उसी तरीके से दूसरा पैर भी 9% आगे और 9% पीछे, तो हर एक पाँव कितना परसेंट होता है 18%। एक पाँव 18, सॉरी, अब देखिए एक पाँव 18, दूसरा पाँव 18, एक हाथ 9, दूसरा हाथ 9, आगे वाला हिस्सा शरीर का 18%, सर और नेक 9%। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। हेड 9%, आर्म्स 9 और 9, एक हाथ 9 एक हाथ 9, तो 18%। चेस्ट 9% फ्रंट 9 बैक, तो 18 हो जाएगा। एब्डोमन भी 9 फ्रंट 9 बैक, एब्डोमन में 9 आगे 9% पीछे 9% आगे 18। चेस्ट में 9% आगे 9% पीछे 18। पेरिनियम में हमेशा 1। लेग्स में 9 आगे 9 पीछे, 9 आगे 9 पीछे, तो दोनों पाँव मिला के 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो 18% ईच, और टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, तो ये देख लेना, काफ़ी बारी ये रूल ऑफ 9 आपसे पूछा जाएगा, और जितनी बारी पूछेगा वो आप बता दीजिएगा, हेड एंड नेक और ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एंटीरियर यहाँ पर क्या जला हुआ है, हेड एंड नेक, तो एंटीरियर जला हुआ है, पोस्टीरियर नहीं जला हुआ है। तो एंटीरियर है तो हम इसको कितना स्कोर देंगे 4.5, क्योंकि अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों इन्वॉल्व होता था तो 9% देते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर जला हुआ है, तो आंसर अभी ऊपर का कितना हिस्सा जाएगा 4.5% आ गया हमारा आंसर। अब इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से में हम क्या बोलते थे कि यहाँ पर जो ये एंटीरियर टॉर्सो है, एंटीरियर टॉर्सो, ये कितना होता था बच्चे 18%, तो यहाँ पर लिख देंगे 18%। टॉर्सो का कितना माना था 18%, यहाँ पर ना एंटीरियर टॉर्सो 18%, यहाँ तक जला है पूरा। और हेड एंड इसका एंटीरियर पार्ट 4.5, तो मिलके कितना हो जाएगा 22.5%, इसका उत्तर चले जाएगा। परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इस व्यक्ति का कितना है 22.5%। ठीक है, चलिए अगर वो बोलता कि ये पूरा पाँव इन्वॉल्व है तो प्लस 18% और कर देते। अगर वो बोलता कि ये पूरा हाथ इन्वॉल्व है तो प्लस 9% और कर देते। अगर वो बोलता पेरिनियम भी इन्वॉल्व है तो प्लस 1% और कर देते। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इस तरीके से ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 452 की। क्वेश्चन नंबर 452, अ नर्स इज इवेलुएटिंग अ क्लाइंट फ्लूइड लॉस। एक व्यक्ति में फ्लूइड लॉस हो चुका है एक्सटेंसिव बर्न की वजह से। बर्न की वजह से फ्लूइड लॉस हो चुका है, और याद रखना बच्चे बर्न में सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सी होती है? RL। ये क्वेश्चन भी आता है। रेंगर लिक्टेट, जिसे हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, हार्टमैन सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी आता है। उसे यूज़ किया जाता है बर्न में। और RL को किस में यूज़ नहीं करते हैं? किडनी पेशेंट में। किडनी का जो पेशेंट होता है उसमें RL यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अभी फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं। फ्लूइड लॉस एक व्यक्ति को हो रहा है एक्सटेंसिव बर्न की वजह से। व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट व्हेन मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फ्लूइड लॉस? अगर हमें फ्लूइड लॉस देखना है तो इनमें से कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है बच्चे, आपने एक टर्म का नाम सुना है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट क्या होता है कि कितनी RBCs हैं, परसेंटेज ऑफ RBCs, कितनी रेड ब्लड सेल्स हैं किसमें? ब्लड में। कितने प्रतिशत RBCs हैं ब्लड में।
यानी मान लीजिए ये आपका ब्लड है, तो ब्लड में कितने प्रतिशत रेड ब्लड सेल हैं, इसका जब आप प्रतिशत निकालोगे तो उसे कहते हैं हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम में जो आपका ब्लड वॉल्यूम है उसमें कितना प्रतिशत आपकी रेड ब्लड सेल है। तो मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति को बर्न हुआ तो ये फ्लूइड लॉस हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ से फ्लूइड लॉस होगा जो प्रतिशत आरबीसी थी वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि फ्लूइड कम हो गया है तो आरबीसी क्या करेंगी, बढ़ जाएंगी। यानी उस व्यक्ति को जिसको फ्लूइड लॉस होता है उसका हिमेटोक्रिट चेक करिए। अगर हिमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है तो समझ जाइए व्यक्ति में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है। इसीलिए इस व्यक्ति के रिपोर्ट में हिमेटोक्रिट क्या आएगा, बढ़ा हुआ, यानी कि ब्लड वॉल्यूम के कंपैरेटिवली आरबीसी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि फ्लूइड तो लॉस हो चुका है तो सिर्फ आरबीसी बची, और उनका जो कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। इंक्रीज्ड हिमेटोक्रिट किसको इंडिकेट करता है, हीमो कंसंट्रेशन सेकेंडरी टू फ्लूइड लॉस। ठीक है, तो फ्लूइड लॉस के बाद आपको हिमेटोक्रिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु एक्सपीरियंस्ड सीरियस बर्न इन अ फायर। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है। विच रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट बर्नड सरफेस एरिया एंड फ्लूइड लॉस शुड द नर्स कंसिडर। क्या रिश्ता होता है बर्नड सरफेस एरिया एंड फ्लूइड लॉस के बीच में। तो मेरी बात सुनिए, जितना ज़्यादा व्यक्ति का बॉडी सरफेस बर्नड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, ये बात ध्यान से सुनना। और जितना कम बर्नड सरफेस एरिया होगा उतना ही कम फ्लूइड लॉस होगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम से कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर बर्नड सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फ्लूइड लॉस भी बढ़ेगा, अगर बर्नड सरफेस एरिया कम होगा तो फ्लूइड लॉस भी कम होगा। तो बताइए बर्न्ड बॉडी सरफेस एरिया और फ्लूइड लॉस के बीच में कैसा रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 454। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द नर्स टू मैनेज व्हेन मीटिंग द नीड ऑफ अ एक्सटेंसिवली बर्न क्लाइंट 3 days आफ्टर एडमिशन। एक व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है और वो उसके एडमिशन को अब 3 दिन हो चुके हैं, उस व्यक्ति में सबसे चैलेंजिंग टास्क नर्स के लिए क्या होता है, क्या मैनेज करना सबसे मुश्किल होता है। याद रखना, बर्न वाले व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है पेन, बच्चे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए सिवियर पेन यहाँ पर एक आंसर जाएगा। सिवियर पेन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पेशेंट को बार बार एनाल्जेसिक देने की ज़रूरत पड़ती है। और खासकर पेन कब होता है, जब व्यक्ति में डिब्राइटमेंट किया जाता है, जब व्यक्ति में डिब्राइटमेंट किया जाता है उस समय पर बहुत ज़्यादा पेन व्यक्ति को होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सिवियर पेन। इसी तरीके से बच्चे जब रीनल स्टोन होता है ना, किसी भी व्यक्ति को किडनी का स्टोन होता है, उस समय में भी पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाती है, हमेशा पेन जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पेन जाती है, क्योंकि रीनल स्टोन में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आंसर वहाँ पर भी पेन जाता है। और बर्न में हालांकि फ्लूइड लॉस सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है, लेकिन अगर वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से, नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो इनमें से तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, पेन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु विद डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। एक व्यक्ति के डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न इंजरी, बर्न की वजह से डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज हो चुकी है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट। तो व्यक्ति को एज अ नर्स आप क्या करोगे, आप उसको कन्वे करोगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहना है लाइफ में, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड कन्वे करोगे उस व्यक्ति को, जिससे कि उसे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 456। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु सस्टेन अ पार्शियल थिकनेस बर्न। एक व्यक्ति को पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है टू लोअर लेग अकाउंटिंग फॉर 5% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया 1 day ago। 5% बॉडी सरफेस उसका बर्न हुआ है, लेकिन पार्शियल थिकनेस बर्न है। अ प्राइमरी शॉर्ट टर्म गोल या आउटकम इस्टेब्लिश्ड बाय द नर्स एंड क्लाइंट इज द क्लाइंट हैज़, मतलब शॉर्ट टर्म गोल क्या रखेगी नर्स अगर किसी का पार्शियल थिकनेस बर्न है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्शियल थिकनेस बर्न में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होता है,
बहुत ज़्यादा पेन होता है, वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए इसमें नर्स का शॉर्ट टर्म गोल होता है कि उस व्यक्ति का पेन कम से कम हो, उसको दर्द कम से कम हो। तो इसका आंसर जाएगा कि पेन विल रिमेन एट 2 और लेस ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। अगर मैं कह दूं कि 0 से लेकर 10 तक आपको बताइए कि कितना दर्द हो रहा है, तो वो व्यक्ति 2 से कम बताए। ये सबसे शॉर्ट गोल होगा उस नर्स का, ठीक है, कि उसका पेन कम करके रखें, क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कोशिश करें उसका पेन 2 से कम ही रहे, 0 से 10 तक के स्केल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और स्केल से एक क्वेश्चन आता है बच्चे, वोंग बेकर स्केल किस में यूज़ करते हैं? वोंग बेकर स्केल यूज़ किया जाता है चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में अगर आपको पेन असेस करना है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है वोंग बेकर स्केल, ये पूछा जाता है। देख लीजिए बच्चों, ये होता है वोंग बेकर स्केल, ठीक है, और बच्चों में चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है पेन को असेस करने के लिए। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 457, ये कह रहा है, अ वर्कर इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोजन ऑफ स्टीम पाइप एंड रिसीव ए स्काल्डिंग बर्न टू द चेस्ट। एक व्यक्ति एक्सप्लोजन ऑफ स्टीम पाइप में इन्वॉल्व था और अब उसके बर्न में हो चुकी है चेस्ट में, ठीक है, एंड आर्म्स। द बर्नड एरिया आर पेनफुल, मोल्टेड रेड, वाइपिंग एंड एडिमिटीशियस। जहाँ पर बर्न हुआ है वो काफ़ी दर्द हो रहा है, वहाँ पर पूरा रेड कलर का हो चुका है, वीपिंग हो रही है, वहाँ पर एडिमिटीशियस हो चुका है, वहाँ पर काफ़ी सूजन हो चुकी है। विच शुड द नर्स कंक्लूड इज एन अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बर्न। आप बताइए कि ये किस टाइप का बर्न होगा। तो याद रखना बच्चे, यह जो बर्न होगा वह डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या होता है, एपिडर्मिस तो पूरी की पूरी जल चुकी होती है, तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, और जो डर्मिस होती है उसके ऊपर की लेयर, अपर लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस की अपर लेयर भी इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो चुकी होती है, या फिर डीपर पोर्शन आप कह सकते हो, डीपर पोर्शन इन्वॉल्व होता है, बहुत डीप तक डर्मिस की डीप तक इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एपिडर्मिस, अपर लेयर ऑफ डर्मिस एंड डीपर पोर्शन ऑफ डर्मिस, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए आंसर जाएगा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ये स्टेजेस ऑफ बर्न पढ़ लीजिए बच्चे, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल देखिए पहले, नॉर्मल तो हेल्दी टिश्यूज है। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, ओनली द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस इज इफेक्टेड, यानी कि ऊपर वाली स्किन है ना, सिर्फ उसमें बर्न हुआ है एपिडर्मिस में, उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। नेक्स्ट आता है सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में देखिए उसके हाथ में ब्लिस्टर्स बने हुए, इस तरीके से फफोले बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार दिल्ली एम्स में पूछा गया है कि ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन कौन से स्टेज ऑफ बर्न में होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ बर्न में ब्लिस्टर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, अब धीरे धीरे करके सारी लेयर जो स्किन की हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सारी की सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, उसे कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। और लास्ट में जब मसल एंड बोन तक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बर्न का, तो उसको कहते हैं फोर्थ डिग्री बर्न। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ब्लिस्टर्स का निर्माण किस स्टेज में होता है, स्टेज सेकंड या फिर सेकंड डिग्री बर्न में आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458, इंपॉर्टेंट है बच्चे। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर एडमिशन टू द बर्न यूनिट। पहले कुछ घंटे हुए हैं मरीज को भर्ती हुए बर्न के बाद बर्न यूनिट में, विद पार्शियल थिकनेस बर्न। और मरीज को कौन सा बर्न है, पार्शियल थिकनेस। मैंने बताया था ना बच्चे, पार्शियल थिकनेस बर्न में सबसे ज़्यादा मरीज को क्या होता है, पेन होता है, तो वेरी पेनफुल होते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। पहली चीज़ तो याद आनी चाहिए आपको। ऑफ ट्रंक एंड हेड, ट्रंक और हेड में पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है। विच पोटेंशियल प्रॉब्लम इज द लीस्ट कंसर्न, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम प्रायोरिटी आप किसको दोगे। जब नर्स उस व्यक्ति को इमरजेंट फेज में देखेगी तो सबसे कम प्रायोरिटी किसको देगी, क्या वो पेन को देगी? नहीं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं पेन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है पार्शियल थिकनेस बर्न में। क्या आप लेरेंजियल एडिमा को दोगे? नहीं बच्चे, क्योंकि लेरेंजियल एडिमा होता है कब, जब हॉट एयर बर्न के समय पे, जब हॉट एयर व्यक्ति इनहेल कर लेता है उस समय पर आपको लेरेंजियल एडिमा हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी आपको ध्यान देना है, पेन में भी आपको ध्यान देना है।
फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है बर्न क्लाइंट में कि भाई फ्लूइड को रिप्लेस करो, ये सबसे बड़ा काम होता है। तो सबसे कम प्रायोरिटी यानी लीस्ट प्रायोरिटी यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा ल्यूकोपनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइड काउंट नहीं इफेक्टेड होते हैं पहले कुछ घंटे में, तो ये इसका सही आंसर होगा। सबसे कम लीस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बाकी पेन, लैरेंजियल एडिमा एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट तीनों ही प्रायोरिटी होंगी, लेकिन ल्यूकोपनिया प्रायोरिटी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ल्यूकोसाइड काउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनिशियली 2-3 घंटे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459 अपने आप में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज ऑफ सीवियर बर्न इंजरी। सीवियर बर्न इंजरी के इमरजेंट फेज में नर्स केयर कर रही है पेशेंट को। व्हाट पेरेंटल इंटरवेंशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड द नर्स क्वेश्चन। क्या डॉक्टर अगर निम्नलिखित में से प्रिस्क्राइब करेगा तो नर्स उसे क्वेश्चन करेगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये प्रिस्क्राइब इस व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरी बात सुनिए बच्चे, जब भी कोई सेल बर्न होती है, हमारी सेल काफ़ी सारी सेल्स बर्न हो चुकी है किसी व्यक्ति के इंजरी की वजह से, तो उसके अंदर का पोटेशियम सारा का सारा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है ब्लड में। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बर्न हुआ है ना, जिसको बर्न हुआ है उस व्यक्ति में हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि जो बर्नड सेल्ड है उनके अंदर से पोटेशियम बाहर ब्लड में आ जाता है। ठीक है, पोटेशियम, इसलिए हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। तो क्या आप उसको और ज़्यादा बाहर से पोटेशियम देना पसंद करोगे? क्या आप उसको बाहर से और ज़्यादा पोटेशियम दोगे? नहीं। इसीलिए इस व्यक्ति को जब डॉक्टर ने लिखा कि इसको हम बाहर से पोटेशियम देंगे, तो इसी को आप क्वेश्चन करोगे एज ए नर्स कि सर मुझे ये बताइए कि आपने इनको पोटेशियम कैसे यहाँ पर ऑर्डर किया है, क्योंकि व्यक्ति में तो पहले से बर्न है, पहले से उसका पोटेशियम का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होगा इंजर्ड सेल की वजह से, और आप उसको बाहर से पोटेशियम देने की बात कर रहे हैं, और ये सरासर गलत है। प्लीज़ मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो ये बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, कोलॉइड्स तो देते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं, रिंगर लैक्टेट RL फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है बर्न के केस में, ये याद रखिएगा, तो ये भी देते हैं, बट पोटेशियम उस व्यक्ति को नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 460। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आफ्टर अ बर्न इंजरी। बर्न इंजरी के 24 घंटे के बाद नर्स पेशेंट को क्या कर रही है, असेस कर रही है। विच साइन इंडिकेट्स टू द नर्स दैट फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज एडिक्वेट। इनमें से कौन सा लक्षण ये बताता है कि जो आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उस व्यक्ति को दी जिसको बर्न है, उसको आपने बहुत अच्छी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी और वो एडिक्वेट है। तो मेरी बात ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति में फ्लूइड कम होता है या फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा पेशेंट की पल्स ज़्यादा होती है, क्योंकि कम ब्लड को अगर मैनेज करना है पूरी बॉडी में तो उसको बार बार उस सेल के पास जाना होगा, इसलिए हार्ट बीट जल्दी करती है ताकि वो उतने ही ब्लड को बार बार सेल्स टिश्यूज़ के पास भेज पाए। तो उस व्यक्ति में जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है उसमें पल्स कैसी होती है, ज़्यादा, यानी उसमें क्या देखा जाता है, टैकीकार्डिया। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो अपने आप पल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप इसमें ऑप्शन में पढ़ रहे हो स्लोइंग ऑफ प्रीवियसली रैपिड पल्स, जब वो व्यक्ति आया था उसकी पल्स काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बर्न की वजह से सारा फ्लूइड क्या हो चुका था, लॉस हो चुका था, तो इसीलिए उस व्यक्ति की पल्स ज़्यादा रही होगी। अब जब आप आके उसको देख रहे हो, जब आपने उसे खूब सारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे दिया, तो आप ये पा रहे हो कि उसकी पल्स अब कम हो चुकी है। तो इसी से आप समझ जाओ कि अगर उसकी पल्स आपको कम स्लो होती हुई नज़र आ रही है, प्रीवियसली रैपिड, पहले रैपिड थी अब स्लो होते नज़र आ रही है, तो समझ जाओ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उस व्यक्ति को दिया है, क्योंकि उसकी पल्स अब कम हो चुकी है। अब टैकीकार्डिया व्यक्ति में नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद उस व्यक्ति को टैकीकार्डिया हो रहा है, समझ जाओ कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि जब ब्लड कम होता है तो व्यक्ति में टैकीकार्डिया या इंक्रीज्ड पल्स देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 461। ये क्या पूछ रहा है, अ नर्स प्लेसेस अ क्लाइंट विद ए सीवियर बर्न। एक व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा बर्न हो रखा है उसको नर्स सर्कुलेटिंग एयर बेड में रख रही है, एयर बेड में उस व्यक्ति को रखा जा रहा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई नर्स इंप्लीमेंट दिस एक्शन।
क्यों, क्या रीज़न रहा होगा कि नर्स ने उस व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा बर्न है उसको एयर बेड पे रखा होगा। तो इसलिए रखा जाता है उसको एयर बेड पर बच्चे, ताकि उसके किसी भी एक हिस्से पे प्रेशर ना पड़े, जो वेट है बॉडी का वो पूरी बॉडी में समान तौर पे पड़े, और जिससे कि प्रेशर ना लगे, है ना, जिससे कि प्रेशर को प्रिवेंट किया जा सके पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में प्रेशर को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, और व्यक्ति का अच्छे से हो टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन व्यक्ति को सारे सेल्स को, जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनको अच्छे से ब्लड मिलता रहे, है ना, इसीलिए एयरबड का इस्तेमाल किया जाता है, एयरबड का। तो ये देखिए बच्चे, ये होता है एयरबड, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी बेड सोर के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, देखिए बेड सोर के लिए भी, ताकि एक हिस्से पे दबाव ना पड़े, पूरी बॉडी में जो उसका वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, और ऐसा ना हो कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को ब्लड ना मिले, पेरिफेरल टिश्यूज़ को, ठीक है। तो टिश्यू परफ्यूजन अच्छा हो, इसके लिए हम एयरबड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, ये कह रहा है विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान ऑफ अ क्लाइंट हुज बर्न आर बीइंग ट्रीटेड विद एक्सपोजर मेथड। एक व्यक्ति जिसका बर्न को किस मेथड से ट्रीट किया जा रहा है, एक्सपोजर मेथड से, उस व्यक्ति में निम्नलिखित किस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी आपको बर्न क्लाइंट में एक बात का ध्यान तो हमेशा रखना होता है कि हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है व्यक्ति को इन्फेक्शन का जिसको बर्न है, याद रखिएगा। इसीलिए बर्न वाले व्यक्ति को जब भी आप हैंडल कर रहे हैं तो एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करें। अब देखते हैं एक्सपोजर मेथड क्या होता है बच्चे। यहाँ पर पढ़िए, साफ तौर पे लिखा हुआ है एक्सपोजर मेथड में क्या करते हैं, पेशेंट इज वॉश्ड डेली, पेशेंट को रोज वॉश किया जाता है, एंड केप्ट ऑफ क्लीन ड्राई शीट विद अनदर शीट टू रिड्यूस कंटेमिनेशन, और एक क्लीन ड्राई शीट दूसरी शीट के साथ रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति को कंटेमिनेशन ना हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। याद रखिएगा एक्सपोजर मेथड में आप एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करो ताकि व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो, और बर्न के व्यक्ति में वैसे भी आपको प्रिवेंट करना होता है इन्फेक्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 463, अ सीवियरली बर्न्ड क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 days. Until now, recovery has been uneventful, but the client began to exhibit extreme restlessness. 2 दिन से व्यक्ति बर्न की वजह से हमारे पास भर्ती है हॉस्पिटल में, और अभी तक कोई अच्छा सुधार उस व्यक्ति में नहीं हुआ है। अचानक से क्लाइंट रेस्टलेसनेस शो करता है, यानी एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एकदम से व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। व्हाट डज द नर्स कंक्लूड इज द मोस्ट लाइकली डेवलपिंग, किस वजह से उस व्यक्ति को एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस हो रहा होगा, उस व्यक्ति को जो 2 दिन से हमारे पास पड़ा हुआ है बर्न की वजह से। तो याद रखना बच्चे, रेस्टलेसनेस कब होता है, जब उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, यानी कि उस व्यक्ति के ब्रेन में अब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही है, और जब ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति सबसे पहले शो करता है रेस्टलेसनेस। ये क्वेश्चन भी आता है कि हाइपोक्सिया का पहला साइन क्या होता है, रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस क्यों शो कर रहा होगा, क्योंकि अब उसके ब्रेन में कम जा रही है ऑक्सीजन, जिस वजह से व्यक्ति रेस्टलेसनेस शो करता है। और याद रखेंगे, व्यक्ति का अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी तो उसके जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन करेंगे और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, तो समझ जाइए सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो रहा है व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 464 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कह रहा है अ क्लाइंट विथ 35% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, एक व्यक्ति का 35% बर्न हुआ है इन अ फायर नाउ 48 आवर पोस्टमार्टम, और अब बर्न को 48 घंटे हो चुके हैं। द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट इज मूविंग फ्रॉम इमरजेंट टू एक्यूट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट। अब व्यक्ति इमरजेंट फेज से किस में जा चुका है, एक्यूट फेज में जा चुका है बर्न मैनेजमेंट। विच रिस्पॉन्स सपोर्ट दिस कंक्लूजन, कैसे नर्स ये जानेगी कि व्यक्ति अब इमरजेंट फेज से एक्यूट फेज में एंटर कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसको बर्न हुआ था 48 घंटे पहले। तो मेरी बात सुनिए, जब व्यक्ति को बर्न होता है ना तो उसकी सेल डैमेज होती है, और जब मैंने आपको बताया कि जब सेल डैमेज होती है तो वो क्या निकालती है बाहर,
उनके अंदर का पोटेशियम बाहर आ जाता है, तो उस व्यक्ति में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, जिसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। लेकिन 48 घंटा इमरजेंट फेज में जब आप धीरे 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 उसको बाहर से फ्लूइड देते हो और फ्लूइड देते हो, तो वापस से ये पोटेशियम एक तो सेल के अंदर जाने लगता है, और दूसरा डायूरेसिस के साथ ये पोटेशियम कहा जाता है बॉडी से बाहर जाता है। तो धीरे 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 आप देखोगे कि उस व्यक्ति में पोटेशियम कम होने लगा है। पहले तो क्या था, पहले तो जैसे ही मरीज हमारे पास आया बर्न के शिकायत लेके, उस समय पर आप देखोगे हाइपरकैलेमिया है मरीज को, लेकिन 48 घंटे में जैसे जैसे आप उसको फ्लूइड दोगे, आप देखोगे कि व्यक्ति का पोटेशियम कम हो रहा है। तो हाइपोकैलेमिया होना बताता है कि व्यक्ति अब इमरजेंट फेज से एक्यूट फेज में एंटर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है उसको, एक तो डायूरेसिस की वजह से बाहर उसका जो पेशाब के साथ पोटेशियम जा रहा है, और दूसरा पोटेशियम बैक वापस किसके अंदर एंटर कर रहा है, सेल के अंदर एंटर कर रहा है, जिस वजह से उसका अब पोटेशियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब वो आता है तब हाइपरकैलेमिया, और 48 घंटे के बाद हाइपोकैलेमिया। तो अब अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो समझ जाएंगे कि व्यक्ति इमरजेंट से एक्यूट फेज में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 465, काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये कह रहा है एक व्यक्ति को एसाइलोविर चलिए 0.8 ग्राम बाय माउथ इज प्रिस्क्राइब्ड। उसको प्रिस्क्राइब कितनी की गई है, 0.8 बाय माउथ, और हमारे पास द ओरल सस्पेंशन कंटेन हमारे पास कितना है, 200 मिलीग्राम पर 5 ml। तो मुझे बताओ क्या दोनों की यूनिट सेम है? नहीं, ये ग्राम में है, ये mg में है। जो हमें बोला गया है वो ग्राम में है। तो चलिए पहले इसको mg में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 ग्राम में कितने mg होता है, 1000 mg। तो अगर मुझे 0.8 ग्राम को कन्वर्ट करना है mg में, तो मुझे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा 800 mg। अब ये मैं mg में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ायर यानी कितना देना है, और हैव कितना हमारे पास है, और कितने ml में डिजॉल्व्ड है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो रख दो वैल्यू, डिज़ायर कितनी देनी है, 800 mg, कितना हमारे पास है 200 mg, और कितने ml में है वो, पर 5 ml में है। आंसर निकाल लीजिए, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, तो उसको 20 ml दे दीजिए। ठीक है बच्चे, इजी है, लेकिन एग्जाम्स में काफ़ी बार बच्चे सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 466, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका इंट्रोज्यूमेंट्री सिस्टम का। तो इसके साथ आपकी इंट्रोज्यूमेंट्री सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 466, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या होता है बच्चे, इसको कहते हैं फ्लैश ईटिंग डिजीज। फ्लैश ईटिंग डिजीज, फ्लैश ईटिंग डिजीज, इसमें होता क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और खासकर स्ट्रेप्टोकोकल आपने देखा, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इसमें सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, स्किन में कहीं भी कट है ना, वहाँ से अंदर घुस जाता है ये बैक्टीरिया, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसको ये क्या करता है, या फिर जो स्किन के नीचे जो टिश्यू होता है उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, इंगल्फ करता है। इसीलिए इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज भी कहा जाता है। बैक्टीरिया स्किन में कहीं भी ब्रेक डाउन है वहाँ से अंदर एंटर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, या टिश्यूज़ जो नीचे हैं वहाँ पर फेसिया उनका इन्फ्लामेशन करेगा, उनको ईट करेगा। ठीक है, स्किन के नीचे वाले टिश्यूज़ को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल सबसे कॉमन होता है, और इसी को फ्लैश ईटिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को केयर कर रही है जिसको नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हुआ है, विच इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ नर्स व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट। इस व्यक्ति को जब केयर करेगी तो सबसे प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, स्किन इंटीग्रिटी। मैंने बताया ना, क्योंकि स्किन में कहीं पर भी ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या कर जाएगा, ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा और नीचे की टिश्यूज़ को सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए स्किन इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति में इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इन्फेक्शन और उस व्यक्ति को सेप्सिस से बचाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसकी स्किन इंटीग्रिटी प्रॉपर मेंटेन्ड हो। अगर स्किन इंटीग्रिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी, कहीं से भी बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा और नीचे पूरा का पूरा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्किन के नीचे।
इसे कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। ये देखिए डायग्राम, ये है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ठीक है। एंटर करा और उसके बाद नीचे की पूरी जो टिश्यूज़ है उनको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। इसी को फ्लैश ईटिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका इंट्रोजुमेंट्री सिस्टम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम काफ़ी सारे सिस्टम कर चुके हैं, हम रेस्पिरेटरी कर चुके हैं, हम कार्डियो कर चुके हैं, हम एंडो कर चुके हैं, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कर चुके हैं, ठीक है, हम गैस्ट्रो कर चुके हैं, और आज आपका इंट्रोजुमेंट्री सिस्टम भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये सारी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है। नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।